तो सर बिल्कुल बहुत ही सिंपल लग रहे हैं। मैं सर को कह ही रहा था, वो सर कोई यकीन नहीं कर रहा है कि सर आप अधिकारी बन गए हो, क्योंकि बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से हैं तो डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो इस वजह से। तो सर की रैंक 15 है, एक बार जोरदार तालियां। असल में आप बैठे क्यों हैं यहाँ पे? आरएस बनने के लिए। जितना मैं बता सकता हूँ उस जर्नी का, उससे ऊपर ज़्यादा तो कोई नहीं बता सकता। खासकर थोड़ा खुद का इंट्रोडक्शन दूंगा। नाम रैंक तो सर ने बता दी, फिर भी कर्मवीर नाम है मेरा। 21 की वैकेंसी थी, एक महीने पहले रिजल्ट आया, लगभग 17 को ही आया था। 15 रैंक है मेरी। उससे इम्पोर्टेंट है मेरा बैकग्राउंड, ताकि आगे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि ये इंसान कहाँ से आता है, किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को कह रहा है, उसकी कितनी चीज़ें हमसे सिमिलर है, कितनी अलग है, जो चीज़ें कह रहा है उनकी यूटिलिटी कितनी है, कितना हमको अडॉप्ट करना है, कितना टिंकर करके अडॉप्ट करना है, तो वह चीज़ ध्यान रहे। बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ मैं, ऊंडखा गांव है मेरा। आईआईटी कानपुर से 2015 में मैंने बीटेक किया, तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 7-8 साल हो गए। और प्राइवेट सेक्टर में 3-3.5 साल काम किया लगभग, तो कॉरपोरेट सेक्टर का भी अनुभव है। यूपीएससी के अंदर जर्नी बाद में चालू की, 2 बार मेंस लिख चुका हूँ। यूपीएससी कुछ और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उनके 2-3 एग्ज़ाम के अंदर इंटरव्यू राउंड तक पहुँच चुका हूँ। आरएएस में ये पहला अटैम्प्ट था। 18 के अंदर, 16 के अंदर तो मैं खुद था ही नहीं, एकेडमिक जर्नी में छोड़ के जॉब कर रहा था। 18 के अंदर उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मेंस के लिए लिख रहा था, तो लिख नहीं पाया कभी। और फिर वापस जब आरएएस लिखने का सोचा, तो असल में ये आरएएस में पहला अटेम्प्ट था। और किसी भी फाइनल लिस्ट के अंदर ये दूसरी बार नाम है। पहली बार आईआईटी में जब हुआ था तब था, आज आरएएस में हुआ तब है। तो यह मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, ताकि कोई भी चीज़ बताऊं तो आपको पर्सपेक्टिव के साथ कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों का पता रहे। अब आप अपने बैच का एक छोटा सा, मेरे को सारे लोग मत बोलना, 1-2 लोगों से पूछ लेता हूँ आइडिया क्या है, आपको कितना समय हो चुका है, प्रिपरेशन की कौन सी स्टेज पे है आप लोग, ताकि उसी हिसाब से आपको चीज़ें बताऊँ। और पहले कोई टॉपर आया है यहाँ पर? हिमांशु जी, तो एक बार एक व्यक्ति आ रखा है ऐसा? 2-3 और आ रखे हैं? तो मोटिवेशन तो भयंकर होगा आप लोगों को। हाँ, सारे लोग हवा भर के हो गए होंगे नहीं, इसलिए बैच खचाखच भरा है। सब लोगों को लगता है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये लोग इतना पढ़ के बने हैं तो हमको भी पढ़ना ही पड़ेगा, आरएस बनना ही पड़ेगा। तो मोटिवेशन तो भयंकर होगा आप लोगों में। और बैच को समय कितना हो गया आपने? 6 महीने? ओके, 11 महीने। हाँ, 2 बैच मिक्स्ड है, 6 से 11 महीने, मतलब अभी तक सिलेबस लगभग आधा आधा हुआ होगा, आधा हुआ होगा नहीं। तो मेन मोटिवेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा मैं, कि कैसे करना है, करना ही है, ये करना है तो ये करना ही पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें आप में होगी मोटिवेशन। और असल में मैं मानता हूँ कि मोटिवेशन बहुत ही मोमेंट्री होता है हमेशा। अंत में आपका डिसिप्लिन आपको निकालता है यहाँ से। मोटिवेशन मैं आपको आज दे दूंगा, 2 दिन आपके अंदर वो रहेगा, तीसरे दिन इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, उस चीज़ को वापस इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो रह जाएगा, धरा हुआ रह जाएगा। कितने भी अदर मोटिवेशन से काम चलता तो स्प्रिंग बोर्ड में टॉपरों की जमात है पूरी, 12, 13, 16, 18, 21 की वैकेंसी के। हर दिन आपकी 1 घंटे मोटिवेशन लगाए, 6 घंटे क्लास लगाए, इधर से हवा भरे, उधर से आप सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ अंदर डाल दो और सारे बन जाओगे। होता नहीं है ऐसा। अंत में जो मोटिवेशन को कंटिन्यू करता है, और मोमेंट्री मोटिवेशन कभी जर्नी में चाहिए भी होता है, वो अंदर से आता है। अल्टीमेटली यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपको आरएस बनना क्यों है, क्योंकि तैयारी के पड़ाव में ऐसे बहुत मौके आएंगे। मतलब मैं सिर्फ कंपटीशन में आपकी पूरी क्लास ही डाल दूं तब भी सीटें 988 है, आप में से कई चीज़ लोग रह जाएंगे। पूरे राजस्थान को भी डिलीट कर दूं, सबको डिलीट कर दूं, आप में से सबको डाल दूं, इवन देन 988 पीपल, इस बार 951 पीपल, वैकेंसीज वेरी होती रहेंगी। तो यह गेम है रिलेटिव ब्रिलियंस का। आपको अपने बगल वाले से अच्छा लिखना है। यहाँ पे एक सेट पॉइंट नहीं है तैयारी का पहुँचने का, कि जिस दिन आपने 50% मार्क्स स्कोर कर लिया आप हो जाओगे। यहाँ पे चैलेंज रहता है आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से जितना मैक्सिमाइज कर पाओ,
जितना मैक्सिमाइज कर पाओ। सबसे एग्जाम्पल है उसका, इस बार के नंबर 1 रैंक जो थे उनके, किसी को पता है मार्क्स वगैरह कितने थे उनके, स्टोरीज वगैरह? नहीं। उस बंदे के रिटर्न में मार्क्स थे 445, 445, और इंटरव्यू में मार्क्स थे उनके 47। ठीक है, मेरे 15 रैंक है, मेरे रिटर्न में मार्क्स है 382 और इंटरव्यू में मार्क्स है 63, मिला के होते हैं 445। उस आदमी के रिटर्न में ही 445 थे। वो आदमी इंटरव्यू देने ही नहीं जाता तो भी एसडीएम था। वो लेवल है ब्रिलियंस का। आपको कहीं पे रुकना नहीं है, जितना आप में पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम देते हुए सारी चीज़ों को, और सारे एस्पेक्ट, रिटर्न हो, इंटरव्यू हो, उससे पहले प्री है जो सबसे पहला हर्डल आप क्रॉस करोगे, उन सब में जितना बेस्ट हो सके उतना देना है। ठीक है, तो ये जनरल एक मोटिवेशन है। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज ही चलूँगा, ज़्यादा मोटिवेशन पे ध्यान नहीं दूंगा, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ये मोटिवेशन क्लास नहीं, रादर है वैल्यू एडिशन क्लास हो। क्योंकि अंत में कई छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब प्री में भी आपने देखा होगा, हर कोई बोलता है कि 60-70 नंबर तो मेरे भी आ रहे हैं तो मैं कर लूँगा, लेकिन 60-70 से 100 पहुँचना लड़ाई वो रहती है। 60-70 हर कोई आ जाएगा। किसी ने यदि 6 महीने भी क्लास में ईमानदारी से दिए हैं, रूम पे जाके आप बुक भी ना खोलो और यहाँ पे खुली आंखों से चीज़ें देख लो, सुन लो। ये हमारे शिशुपाल जी हैं, शिशुपाल सिंह जी, रैंक 44। और इस पे उसको निकाल लो उधर। फिर फ्रेम में जचता नहीं है ना, इसलिए दोनों बराबर रहे। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर, आराम से चलेंगे। ये शिशुपाल सिंह जी है, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं। दोनों की तैयारी, इंटरव्यू वगैरह, मेंस, सब कुछ साथ ही बीता और फाइनल हर्डल भी साथ में ही क्रॉस हुआ। और अभी भी जहाँ पे भी क्लास में जाने का मौका मिल रहा है, कोशिश करते हैं कि दोनों एक साथ जाएं, क्योंकि दोनों की जर्नी थोड़ी सी सिमिलर है, बैकग्राउंड्स भी सिमिलर है, लाइफ के लिए अप्रोच भी सिमिलर है, एग्ज़ाम के लिए अप्रोच भी सिमिलर थी। जितना हम दोनों टीम में बता सकते हैं आपको, जितना उतने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन में ध्यान कम रखेंगे थोड़ा सा, और आपकी जो असल में तैयारी में कुछ चीज़ें नई निकल के आ पाए उन पे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ प्री है जैसे आपकी, तो प्री के अंदर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस। जब सिलेबस आपको पता होता है तो आपको यह पता है कि पढ़ना क्या है। उसके बाद होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब पीवाईक्यू का आपको पता है तो सिलेबस को किस डेप्थ तक जाके पढ़ना होता है वो पता होता है। मेंस के अंदर टॉपर की आंसर की जिस समय देखते हो, आंसर कॉपीज टॉपर्स की अवेलेबल रहती है, उसकी यूटिलिटी क्या होती है कि असल में जो कंटेंट आपको आता है उसको किस वेवलेंथ पे, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरीके से चालू करके, स्ट्रक्चर क्या रहे, प्रेजेंटेशन क्या रहे, और ओवरऑल किन थीम्स को किस तरीके से पिक करके एड्रेस करना है, तो क्या पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है, और अंत में परोसना कैसे है। सो इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस एंड यू कंप्लीट दैट थ्रू योर सिलेबस, योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द टॉपर्स आंसर कॉपीज। सो इट्स द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स वाइल यू प्रिपेयर। जिस समय आप प्रिपेयर फेज में हो तो यह तीनों चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में आसपास होनी चाहिए। कॉपी पढ़ भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ भी रही हो,
तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले कोशिश करो यह जानने की कि सिलेबस का कौन सी लाइन, कौन सा टॉपिक इससे क्लियर हो रहा है। फ़ायदा उससे क्या होता है, यदि आपको सिलेबस नहीं पता है और आप कवर टू कवर बुक पढ़ते हो, तो आप हमेशा यही रहता है कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरी पढ़ भी ली, अभी भी पता नहीं है कि पूरी पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्योंकि सिलेबस नहीं पता। और सेकंड, इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं आपको यह भी नहीं पता, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर कई बार राजस्थान ज्योग्राफी है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है। स्पोर्ट्स एंड योगा है, बहुत छोटा है, 3-3 दिन में होने वाला है। लॉ है, 4 दिन में होता है। बिहेवियर 3 दिन में होता है। राजस्थान का जो पार्ट है उसको प्रिपेयर करने में बहुत समय लगता है। तो जो राजस्थान की हिस्ट्री है, आप बताओ मेंस में उसका कितना वेटेज रहता है? राजस्थान हिस्ट्री ओनली, नॉट हिस्ट्री टोटल, वो 75 मार्क्स की है। राजस्थान हिस्ट्री कितने नंबर की आती है मेंस में? 2018 में 24 नंबर की आई थी, 2021 में 22 नंबर की आई थी, और इसके साथ साथ 20-20 नंबर के तो छोटे सब्जेक्ट है ही सारे। IR 18 से 20 नंबर का आता है। इनमें कितना एफर्ट लगता है? और IR के अंदर भी मैं स्मार्ट स्टडी का सेंस बता रहा हूँ। आप सिर्फ कवर टू कवर चीज़ों को पढ़ते रहेंगे बिना उनका कॉन्टेक्स्ट जाने, तो कभी आप अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि बच्चे कई बार बोलते हैं, सर पढ़ा तो मैं बहुत हूँ, आता मेरे को कुछ है नहीं, क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी सेंस में नहीं करते हो। एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं, आप उससे समझ जाओगे कि कैसे स्मार्ट स्टडी के सेंस में आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे 2021 IR हो गया आपका? नहीं हुआ, फिर भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, IR की चीज़ें जानते होंगे। तो 2021 में जो हमारे प्रश्न आए थे इस बार, मैं प्रश्न पढ़ के बता रहा हूँ आपको सिर्फ। पहला प्रश्न 2 नंबर का, अब्राहम अकॉर्ड क्या है? न्यूज़ में है 1-1.5 साल से। थार्ड क्या है? S-400 इंडिया ने खरीदा, तो थार्ड जनरली न्यूज़ में आता रहता है। अगेन करंट का क्वेश्चन है। G20 समिट रोम में हुई थी, उसके अंदर मेजर इशू क्या डिस्कस हुए? अगेन न्यूज़ का पार्ट है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये अगेन जो COP समिट्स होती है उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं के सॉल्यूशन है। और लास्ट के अंदर क्वाड की भूमिका इंडो पैसिफिक के अंदर, अगेन। तो यह चीज़ मेरे को आप आधा घंटा दे दो, मैं आपको 4 क्वेश्चन लिखवाऊंगा IR के, और इस बार वाले जो बच्चे होंगे उनके क्वेश्चन 20 में से 15 नंबर उससे आ ही जाएंगे। कितना एफर्ट लगा? कुछ नहीं लगा। थोड़ा सा आपको पता हो कि PYQ में पूछा कैसे जाता है, लिखने का सेंस आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से निकाल लोगे, और थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्टनेस कि आपको सिलेबस के कॉर्नर्स पता है सारे, उनका मेंस और प्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो पता है, और उसके थ्रू आप आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो प्री के अंदर सबसे पहली स्टेज के अंदर आपको सिलेबस पता हो, चीज़ें, PYQ कैसे पूछे जाते हैं, मैथ होगी जो कई बच्चों को अच्छी नहीं आती होगी, तो मैथ छोड़ना नहीं है पूरा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब आपसे सामान्य औसत निकलवाया जाएगा। यदि आप उस चीज़ को छूते भी नहीं हैं और एक बार पढ़ते भी नहीं है, तो कम से कम मैथ 20 नंबर की आती है, मैथ और रीजनिंग। 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप सिर्फ यदि आप बैठ के पढ़ा है, सुना है, 2-3 प्रश्न कर लोगे। और 2-3 प्रश्नों का कितना फ़ायदा होता है, मेरे जिस अभी वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है, जिस समय मैं एंटर किया था 2021 में, इस सारे साइकिल में राजस्थान का पार्ट मेरा इतना अच्छा नहीं था, तो ज़्यादा रिलाई मैं करता था इंडिया के पार्ट पे। राजस्थान का पार्ट जितना हो सके कम समय में कर पाया वो कर पाया। लेकिन मेरे फाइनली मार्क्स आए थे 92, कट ऑफ थी 86। 92 भी इन्फ्लेटेड मार्क्स थे, इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं। तो जो वेटेज अभी भी पेपर का 200 नंबर वेटेज रहता है, पर क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि 200 क्वेश्चन ही रहते तो मेरे मार्क्स अभी भी 86 के आसपास होते। तो मैं कहीं ना कहीं एक एक सेंस में पॉइंटों से निकला हूँ। मेरे वो क्वेश्चन डिलीट हुए जो मेरे किए हुए थे ही नहीं, तो मेरे घाटा कुछ नहीं हुआ, फायदा हुआ। लेकिन जब वो 1-2 क्वेश्चन का जो मार्जिन इसमें ऐड होता है, तो आप खुद सोचो कि यदि मैं उस मार्जिन से साथ नहीं खेलता, 1-2 क्वेश्चन की यूटिलिटी नहीं समझ पाता। राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है। राजस्थान ज्योग्राफी उस समय मेरी बहुत वीक थी, लेकिन मैं बाड़मेर से आता हूँ। एक जगह उसमें क्वेश्चन था, जिप्सम कहाँ मिलता है राजस्थान के अंदर प्रोमिनेंटली, मुझे कम से कम मेरे घर के आसपास के तो पता थे, वो क्वेश्चन मैं कर लिया। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और थे जिनमें इन सब्जेक्ट को छुआ नहीं था, लेकिन हमेशा से ये था कि करने हैं, तो आप कहीं ना कहीं से चीज़ें निकालते हो, सिलेबस का आइडिया था। तो वहाँ से मेरा प्री क्लियर हुआ, और प्री क्लियर होने के बाद यदि मेरा नहीं हुआ होता तो आप सोचो 15 रैंक तो मैं क्या सोचता। तो हर एक चीज़ इस बार के प्री में भी
कई बच्चे आपको मिले होंगे जिनके 100.33 मार्क्स है, 34, 35, कट ऑफ 100.69 है, बहुत ही मार्जिनली रहे हैं। वो तो ये भी नहीं कह सकते कि हम एक क्वेश्चन से रहे हैं। तो एक क्वेश्चन भी नेगेटिव मार्क को पॉजिटिव मिला लो तो 2 नंबर का होता है। वो तो बेचारे पॉइंटों के अंदर रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है सही और गलत का, उसमें रह गए। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इस समय प्रिपरेशन के फेज में हो जहाँ पे आप अगला प्री दोगे। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो। आपको आज चूज नहीं करना है कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। मैथ का फोबिया भी है, स्कूल में भी है, कभी नहीं किया हो फिर भी यहाँ पे आना है, क्योंकि कोचिंग में हमेशा स्पून फीडिंग सॉर्ट ऑफ पढ़ाया जाता है। मैथ के सर आपको चालू 1+1 = 2 से ही करेंगे। इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, बहुत एलिमेंट्री चीज़ है, थर्ड फोर्थ क्लास की, लेकिन यहाँ पे समझाई जाती है। तो आप अगेन जो आपका स्कूलिंग साइकिल था उसको रिविजिट करते हो यहाँ पे कंटेंट के सेंस में, इन अ मोर मैच्योर वे, बट स्टिल इन द कंटेंट सेंस यू स्टिल गो थ्रू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर स्कूल इन द प्रिपरेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट बेसिकली। तो नेवर स्किप एनी पार्ट एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय आपको सारी चीज़ें पढ़नी है ताकि सिलेबस की सारी चीज़ें रहे। और कभी मान लो ऐसा मौका आए जब आपके भी प्री की कट ऑफ या फिर मेंस की कट ऑफ के मार्जिनल कॉल हो, तो आप ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप निकाल पाओ और अंत में खुद को ही धन्यवाद दे पाओ कि सिलेबस पूरा था अपना। एक दो क्वेश्चन और आप प्री के पेपर देते होंगे, उसमें कभी एनालाइज करना आप। कई बार आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आपको कम नंबर दे के जाता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 महीने से रिवाइज भी नहीं किया है वो अच्छे नंबर दे के जाता है, क्योंकि पेपर की अपनी डायनेमिक्स होती है। उस दिन कौन सा पेपर अच्छा आएगा कौन सा बुरा आएगा, आपको एक ऑप्शन देखते ही कौन सी चीज़ पहले क्लिक करेगी कौन सी बाद में करेगी। तुक्का भी मार रहे हो तो कौन सा चीज़ होता है कौन सा नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस समय आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सेकंड मेंस वाला पार्ट है, इसमें भी पेपर मैनेजमेंट और इन सब पे और विषय है, ये शिशुपाल जी पिक करेंगे या फिर कुछ और थीम्स रह जाएगी तो वापस सेकंड आइट्रेशन में मैं और पिक करूँगा। सेकंड है मेंस प्रिपरेशन, उसमें भी अगेन ये सेम चीज़ें चलती है। अगेन आपका सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड टॉपर्स की आंसर कीज, यहाँ से पूरा चालू होता है। प्रिपरेशन यहीं से ही चालू करते हैं। आप पहले दिन जब आंसर लिखते हैं तब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के इन्हीं चीज़ों से चालू करते हैं। यह आपकी बाइबिल है। आपके नोट्स बड़ी चीज़ नहीं होती, नोट्स तो कहीं से किधर से भी ले आओ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर बच्चा फॉलो करता है, जो सेलेक्ट होता है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसके पास सिलेबस, PYQ या फिर एक टॉपर्स के सेंस नहीं हो आंसर लिखने के। मैं अपने प्रिपरेशन फेज में मैं यूपीएससी से यहाँ माइग्रेट किया था। यूपीएससी में 250 वर्ड का एक आंसर लिखना होता था, तो उसकी अपनी डायनेमिक्स होती थी। आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसकी थीम बिल्ड करनी है, देन मेन कंटेंट पे जाना है, कनेक्टिंग पैराग्राफ, 17 चीज़ें होती थी। यहाँ मैं आया लिखने के लिए, पहली बार अपनी टेस्ट सीरीज में मैंने लिखना चालू किया, मेरे को जैसे एथिक्स के अंदर 70 नंबर ही मिले थे और यहाँ टॉपर के 140 145 आए थे। एथिक्स के नॉलेज में मेरी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आंसर राइटिंग का एक सेंस होता है, पैटर्न होता है, मैं अलग सेंस में लिखता था। और आरएएस के अंदर जनरली आपका कंटेंट जो है, कीवर्ड्स हैं, स्टॉक जो कंटेंट होता है उसकी बहुत यूटिलिटी होती है। तो वह चीज़ मेरे को समझने में थोड़ा समय भी लगा, और एग्जैक्टली मेरे को कौन समझा पाएगा। आज मैं किसी के पास भी बैठूं तो वो सारी चीज़ें तो मुझे नहीं बता सकता कि मेरे क्या कमी है क्या नहीं है, वो सिर्फ हिंट ही देगा कि इस तरीके से चीज़ें कर लो। सबसे अच्छा सोर्स फिर मेरे को मिलता था पुरानी कॉपीज, टॉपर्स की कॉपीज भी तब लेट आई थी, तो तब तक मैं देखा करता था अपने स्प्रिंग बोर्ड के भी, शिवाक्षी खांडल मैम रैंक 3 लास्ट टाइम, उनकी अपने यहाँ की टेस्ट सीरीज की कॉपीज उपलब्ध थी एंड दे वर ब्रिलियंट। बहुत अच्छी कॉपीज़ है, आपकी इच्छा करे तो उनके टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, उनकी कॉपीज़ आपको वहाँ मिलेगी। वहाँ से मुझे सेंस आया कि सेम कंटेंट को मुझे इस सेंस में परोसना है, तब जाके 10 में से 3 की जगह 6.5 में पिक कर लूँगा। तो यह सबसे बड़ा रोल मेरे प्रिपरेशन के अंदर, लिमिटिंग रोल, अदर क्रिटिकल रोल प्ले किया। वो एक जो अवेयरनेस होती है कि आपको अल्टीमेटली जो प्रेजेंट करना है आपको उसका सेंस तो रहे। आपको उसका सेंस ही नहीं है कि अल्टीमेटली लिखना कैसे है, क्योंकि आंसर की जो कॉपी चेक होती है वहाँ पर आप जैसा सोच रहे हो कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन से सारा कंटेंट डाल आया, और वह कंटेंट वो आदमी पहली लाइन से पढ़ेगा और 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं लाइन तक वो पढ़ता ही चला जाएगा और उसको सारा कंटेंट मिल जाएगा, फिर वो मेरे को मार्क्स देगा। ऐसा नहीं होता।
वहाँ जो कॉपी चेक करने वाला आदमी है वो 30-35 साल से प्रोफेसर है। इतनी कॉपियाँ उसने चेक कर ली होगी, कॉपी देखते ही उसको समझ में आ जाता होगा। और आपकी कॉपी जिस समय वो चेक करने आया है उसके लिए वो अभी भी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। सो वो जितना हो सके उतना आउटपुट दिन की कॉपी में निकालेगा। और उसकी जवाबदेही कुछ नहीं है, किसी के प्रति भी नहीं है। उसने नंबर चढ़ा दिए, वापस चेक करने वाला भी कोई नहीं है। एट बेस्ट आप उस रीटोटलिंग करवा सकते हो। आप ये कभी नहीं कह सकते कि मेरी कॉपी में कम नंबर क्यों दिए, ज़्यादा नंबर क्यों दिए। यह चीज़ मेन है। तो वहाँ जो कॉपी चेक होती है वो बहुत कम समय में चेक होती है। कॉपी चेक करने का तरीका ये होता है कि आपके पहले 1 या 2 क्वेश्चन जनरली पढ़े जाते हैं। वहाँ से आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है उसको चेक किया जाता है। इस आदमी की लैंग्वेज कैसी है, कीवर्ड्स को कनेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार थीम समझ पाया कि नहीं पाया, चालू उसने वहाँ से किया या नहीं किया। जिस समय उसको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का समझ आ गया कि हाँ आदमी के पास लैंग्वेज है, सारी चीज़ें हैं, तो आपकी पूरी कॉपी में वो थ्रू आउट फिर कंटेंट ही देखेगा। कंटेंट फिर आप उसको कैसे अवेलेबल करवाओगे। आपका 10 नंबर का आंसर 30-35 सेकंड में ही चेक होना है। आप अच्छा लिखो बुरा लिखो, इट इज़ गोइंग टू बी चेकड इन 30-35-40 सेकेंड्स ओनली। आप 40 सेकंड में यदि उसको आंसर दिखा पाए, चमका पाए, तो आपके नंबर है। और यदि आप सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से लिख के आ गए और उसके सेटिस्फेक्शन का ध्यान नहीं रखा, उसके लिए आप सरदर्द बना रहे हो अभी भी। और उसके लिए सरदर्द पढ़ने का है, नंबर देने का उसको कोई सरदर्द नहीं है। उसकी मर्जी है, वो चिपकाएगा, फिर आप चिपक के बैठे रहोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे को तो सब आता है। ऐसे कई लोग मिलते हैं। इस बार भी मेंस से पहले जब मेंस का रिजल्ट आया तो कई लोग ऐसे थे कि हमारा तो होना चाहिए, हम तो, आपको भी सुनने में मिलता होगा थीम बहुत बार, ये तो टेस्ट सीरीज का टॉपर था, इसका हुआ नहीं। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, हम लोगों का आपका कंटेंट भी सुधरवाना है। मैं और शिशुपाल जी दोनों अपने यहाँ पे आंसर राइटिंग, आंसर कॉपीज होती है उनको चेक करते थे यहाँ पे। तो एग्जैक्टली हमको आइडिया है कि आप लोग लिखते क्या हो और कॉपियाँ यहाँ कैसे चेक होती है। तो यहाँ हमको क्या है कि आपकी आंसर राइटिंग, आंसर कंटेंट है उसको भी सुधरवाना है हमको। तो हम तो आपकी कॉपी को पहली लाइन से लास्ट लाइन तक पढ़ते हैं, उसमें कंटेंट पिक करते हैं, आपको कंटेंट के नंबर भी देते हैं और साथ में कमेंट हम ये डालते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें फ्लो चार्ट बनाओ, इसमें पॉइंट बनाओ, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। वहाँ उसको कोई बाध्यता नहीं है इन सारी चीज़ों को कमेंट देने की, इन चीज़ों को चेक करने की। उसको आपने खुश कर दिया तो आपको नंबर देगा। और यहाँ पर हम कॉपी चेक करते थे, आप में से कईयों की कॉपी आती तो ऐसे लिखी हुई आती थी, बीच में कोई एक कॉपी आ गई अच्छे स्ट्रक्चर वाली, लेजिबिलिटी अच्छी है, मतलब पढ़ने में आ रही है और प्रेजेंटेशन अच्छा है, साथ में एकदम नीट कॉपी है, बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, कहीं कांटा छाटी नहीं है। तो अंदर मन से भी एक आता था कि यार 15 कॉपी चेक कर ली, ढंग की एक ही आई है, इसको तो नंबर दे दे। इन चीज़ों के नंबर मिलते हैं और ये चीज़ें आप खुद सत्यापित कर सकते हो पुराने टॉपर्स की कॉपीज से। उन कॉपीज में ऐसे कई आंसर मिलेंगे जिसमें आदमी को ABCD भी नहीं पता। पिछली बार था 18 में क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका हिंदी साहित्य में योगदान। कई कॉपीज देख ली मैंने अच्छे अच्छे टॉपर्स की, उनको पता ही नहीं था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या साहित्य में योगदान दिया। लेकिन योगदान साहित्य में आदमी क्या दे सकता है कि उसके अंदर महिला सशक्तिकरण पे उसने कहीं लिखा हो, जहाँ पे वो रहता है वहाँ की चीज़ों के बारे में बोला हो, नई नई थीम्स लेके आया हो। यही चीज़ें हैं जेनेरिक जो आपने इधर उधर पढ़ी हैं, वो लोग उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आगे स्ट्रक्चर में। बाकी कॉपी उनकी ऐसी अच्छी थी कि उनके जो बिलो एवरेज कंटेंट वाले नंबर हैं, जो क्वेश्चन है, वो भी अच्छे स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के साथ ओवरऑल कॉपी की क्वालिटी के साथ सेल थ्रू कर गए। उनमें उनके 2.5 नंबर है 5 में से। 2.5 नंबर जनरली, आप हिसाब बैठा लो, 5 में से 2.5 आना मतलब 200 में से 100 नंबर आना। 100 नंबर 4 में ले आओ तो आप 400 नंबर पे हो, SDM हो। हमेशा जो टॉपर होता है, इस क्वेश्चन से पता यह चलता है कि टॉपर कभी भी बेस्ट आंसर नहीं लिखता। ये गांठ मान लेना आज, टॉपर कभी भी बेस्ट आंसर नहीं लिखता है। टॉपर हमेशा एवरेज आंसर लिखता है और वो एवरेज मेंटेन करता है थ्रू आउट कॉपी। वो कभी भी जो क्वेश्चन उसको अच्छा आता है उसमें 10 मिनट नहीं देता, जो क्वेश्चन उसको कम आता है उसमें 5 मिनट ही दूंगा, ऐसा कभी नहीं करता। तो जिस समय आप 5 मिनट देते हो तो उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क दिखता है। उसको आपने दूर से ही दिखा दिया जल्दी जल्दी चेक करते हुए कि ये क्वेश्चन मेरे उड़ाया हुआ है, फिर वो उसी अनुसार उसको ट्रीट करता है। मेरा थंब रूल ये था, मेरा, इनका, साथ में कई और लोग भी थे, कि हर क्वेश्चन को
उसके समय के अनुसार ही ट्रीट करना है। मैं कभी भी, जैसे आईआर पॉलिटी मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन थे, मैं कभी भी उनको उनके डेजिग्नेटेड टाइम से ज़्यादा समय नहीं देता था। हमेशा मेरे मार्कर होते थे कॉपी में, 1 घंटे में इतना पूरा हो जाएगा, 2 नंबर के पूरा होके 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूरे कर चुका होऊंगा मैं। ये मार्कर होता था मेरा 1 घंटे का, वही सेम 2 घंटे का मार्कर और 2.5 घंटे का मार्कर, 3 मार्कर लेके चलता था अपनी स्पीड एक्यूरेसी चेक करने के लिए। यदि इनमें से एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होता था तो स्पीड बढ़ा देता था अगले 15 मिनट। लेकिन कभी भी क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट नहीं किया कि ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको ऐसे करूंगा, ये वीक है तो इसको ऐसे करूंगा। उससे दिक्कत क्या होती है, हम कैलकुलेशन समझो एग्जाम की। यदि आपने एवरेज लिखा है, आपकी कॉपी चेक होती होके आती है तो आप देखना, आपने सिर्फ एवरेज भी लिखा है तो 10 नंबर में से 4 साढ़े 4 नंबर हम आप लोगों को देते हैं। आप उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट और करके अच्छा सा लिख लो तो हम आपको 5 साढ़े 5 देंगे। इससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको? कभी नहीं मिलते, वहाँ पे भी नहीं मिलते। लेकिन आपने एक बिलो एवरेज कंटेंट भी है, उसको अच्छे स्ट्रक्चर के साथ लिखा है, इनिशिएट किया है, भर के 2 पॉइंट लिख भी आए हो, उसमें से हम आपकी मार्किंग ही 3 साढ़े 3 से चालू करते हैं। जब आप एक्स्ट्रा टाइम देके 1 नंबर ही गेन कर पाए और कहीं बिलो एवरेज कंटेंट में सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन के साथ आप 3 साढ़े 3 नंबर गेन कर सकते हो, तो आप भी समझो कि क्या यूटिलिटी है एक क्वेश्चन को ज़्यादा समय देने की और उन क्वेश्चनों को कम देने की जिसमें आपको अभी भी जेनरिक कंटेंट आता हो। तो बेस्ट आंसर लिखने का कभी ना सोचें, सोचें हमेशा आंसर कॉपी को पूरा करने का, कि 3 घंटे डेजिग्नेटेड टाइम में आपकी आंसर राइटिंग पूरी हो जाए, जो कंटेंट सोच रहे हो वो कंटेंट उतर के आ जाए। थर्ड, जो कंटेंट सोच रहे हो वो स्ट्रक्चर्ड सेंस में लिखा हुआ हो, उसमें जितने पार्ट है क्वेश्चन के उस हिसाब से एड्रेस किया हुआ हो, फालतू कंटेंट कहीं ना हो। और फोर्थ, उसका प्रेजेंटेशन, आप बॉक्सेस बना रहे हो, आप अंडरलाइन कर रहे हो, आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, आप जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ मैप बना रहे हो, ये 4 स्टेज होते हैं आंसर राइटिंग के। जिस दिन आपके, और ये चारों क्रमिक तौर पे ही पूरे होते हैं। पहले आप कॉपी को भरना सीखते हो, दूसरी बार भरते समय अच्छा कंटेंट डालना सीखते हो, तीसरे लेवल पे उसको स्ट्रक्चर करते हो, चौथे लेवल पे आप जाके उसका प्रेजेंटेशन में इम्प्रूव कर पाते हो। सारी चीज़ें साथ चालू होती है लेकिन पूरी ऐसे ऐसे होती है। सबसे अंत में आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट होता है जब तीनों चीज़ें भी और साथ में होती है। जब यह चीज़ें करते हो तो आपको मार्क्स आते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे ये दोनों स्ट्रेटजी है। और फर्क प्री और मेंस में ये है कि प्री में फिर भी आप अंत में जाते हुए स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को एड्रेस करते हुए एक सेग्रीगेशन होता है सिलेबस का। खासकर वो बच्चे जिनके कुछ बैकग्राउंड्स ऐसे हैं कि वो कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा ग्रास्प नहीं कर पाते, लेकिन प्री में फिर भी आपको पता है कि यदि कट ऑफ 101 नंबर जा रही है तो वहाँ पे 102 नंबर भी बराबर है, 135 भी बराबर है। तो उनके कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया ऐसे हैं कि वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कुछ छोड़ते नहीं है, वीक एरियाज में ऐसे हैं कि इतने वीक हैं कि पिक भी नहीं कर पाएंगे। तो ये अंत में चीज़ करनी है, मेंस में वो कभी नहीं करनी। ये फ़र्क है प्री और मेंस में। मेंस में सबकी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है, हर सब्जेक्ट आपको नंबर दे के जाएगा, वो आपको बहुत अच्छा बनाएगा। और उसका एक एग्जाम्पल है, मेरे से 0.25 नंबर जिनके कम है उनकी 18 रैंक है, मेरी 15 रैंक है, उनको आरपीएस मिलेगा। इच्छा उनकी थी एसडीएम की। 0.25 से आप हर एक नंबर की, हर एक सिलेबस पॉइंट की, आपको थोड़ा बहुत भी किसी का पता है उसका आप कुछ भी लिख के आ जाते हो। जैसे इस बार 2 प्रश्न थे, एक स्पोर्ट्स एंड योगा सेक्शन में था, मगन सिंह राजवी। आप में से कितनों को मगन सिंह राजवी का नाम पता है? मगन सिंह राजवी जी का नाम भी पता हो। एक तो दिक्कत यह है कि आपने 2021 वाले क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, पढ़े होते तो आपको नाम पता होता। इन जनरल ना भी पता हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विजिट करने के सेंस में तो पता होता। तो यह खामी एक तो यहाँ है आपकी। फिर भी मगन सिंह राजवी का मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैंने पीवाईक्यू पढ़े थे तब मगन सिंह राजवी नहीं आए थे। आपको आज पता होना चाहिए क्योंकि आपके पीवाईक्यू में मगन सिंह राजवी है। इसको जेनरिक सेंस में लिखा जाता है, छोड़ना नहीं है। 5 नंबर का था कुछ। तो अब मगन सिंह राजवी के लिए मैं यही लिख के आया था कि वो एक बहुत ही उत्कृष्ट स्पोर्ट पर्सन है। भारत और राजस्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते। रिटायर होने के बाद भी युवा युवा प्रतिभाओं को अभी भी प्रोत्साहन करने में लगे हुए हैं। मेरी कॉपी में बाकी में कंटेंट इतना अच्छा था क्योंकि पबेड था, क्वालिटी था, पेपर 3 का पार्ट, उसमें ही स्पोर्ट्स एंड योगा आता है। स्पोर्ट्स एंड योगा लास्ट में चेक होता है। मोमेंटम मेरा इतना अच्छा बिल्ट है, मुझे पता है दोनों पेपर में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। उसके साथ आई नो ये क्वेश्चन भी सेल कर गया होगा।
और वही 0.25 क्या, इसने आधा नंबर भी दिया होगा इसके अंदर, तो मैं आज 18-20 की जगह 15 पे हूँ। और फिर उससे कितनी चीज़ें बदल जाती है। तो बहुत ही मार्जिनल गेम होता है ये। आपको हर चीज़ एस करनी पड़ेगी, हर चीज़ के अंदर जितना हो सके उतना अपने पोटेंशियल के हिसाब से सिद्धहस्त होना पड़ेगा। तो यह मेन पॉइंट है।